हेलो। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आने में है सभी, फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ा है वैसे अपन ने लास्ट क्लास में? कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने लास्ट क्लास में? सर क्वेश्चंस कर रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में अपन ने कौन सा किया था? प्रेशर कैलकुलेशन किया था, राइट? यस सर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पे क्वेश्चंस कर हाँ, रहे थे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो था उससे दोबारा स्टार्ट करना है, या वो समझ में आ गया था सभी को? सर आ गया था समझ, बन भी गया था बाद में। बाद में बन भी गया था ना? वेरी यस गुड। सर। ओके, कौन रह गया अभी? 2 बच्चे रह गए हैं, ठीक है। तो अपन ने प्रेशर कैलकुलेशन देख लिया भाई। आदित्य, गुड मॉर्निंग। कोई डाउट है प्रेशर कैलकुलेशन में? नहीं सर। नहीं है ना? बना सभी से। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सर वो लेक्चर नहीं दिख रहे, केमिकल काइनेटिक्स और फिजिक्स के रिकॉर्ड? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा आपको? वो तो अपडेटेड है सारे, मैं आप आज बोलता नहीं, हूँ। सिर्फ लिविंग वर्ड के हाँ। 2 लेक्चर से। हम्म। मोल कंसेप्ट के, रेडॉक्स के, मोल और रेडॉक्स बायोटेक कितना? के नहीं है। अच्छा, आपको विजिबल नहीं हो नहीं, रहा है? रेडॉक्स मोल कंसेप्ट है। हाँ, हाँ, केमिकल काइनेटिक्स का नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स का? अच्छा, ऐसे लिखा नहीं है उसमें पीछे काइनेटिक्स, ठीक है। मैं है ना, मतलब एक टोटल कितने नहीं, लेक्चर दिख रहे मतलब अभी हैं? मैंने कल ही ज्वाइन किया। हाँ 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 टोटल टोटल 14 है। हाँ। किस में? केमिस्ट्री में? नहीं, केमिस्ट्री में 8 है अभी, मतलब आए हुए, और केमिकल काइनेटिक्स से 4 नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, तो वो आपको अब दिख और जाएंगे, आज दिख जाएंगे बेटा, है ना? मैं बोलता ओके हूँ। सर। और मेरे को एक बार बता दो क्या स्टेटस है आपको। केमिस्ट्री में तो 8 ही दिख रहे हैं, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। और बायो में कितने दिख रहे हैं? जूलॉजी बोलो। बायो में जूलॉजी के 4 दिख रहे, डाइजेशन के। डाइजेशन के 4 दिख रहे हैं, ओके। और बॉटनी में लिविंग वर्ल्ड के 2। बॉटनी में लिविंग वर्ड के 2 दिख रहे हैं। बॉटनी के यानी 2 दिख रहे हैं अपन को, अपन ये बोले सीधा। ठीक है। और और फिजिक्स का एक भी नहीं। फिजिक्स का एक भी नहीं दिख रहा है? नहीं। ओके, बॉटनी के 2 और फिजिक्स का आपको एक भी लेक्चर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूँ, है ना? अगर कुछ होगा तो ओके आपने सर। मेरे को व्हाट्सएप किया हुआ है, मैं आपको फिर वो नंबर दे दूंगा, उनसे डायरेक्ट बात कर लेना। ओके सर। ठीक है। नहीं सर, आपका नंबर नहीं ना मेरे पास। मेरा नंबर नहीं है आपके पास? तो कल आपने नहीं। किस में मेरे को पिंग किया था? आपने ही तो पिंग किया था ना? कॉल हाँ आपने किया हाँ था हाँ। जब मैंने हाँ, कॉल मैंने किया था। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, तो आपने मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग भी तो किया होगा। हाँ हाँ, किया किया। ठीक है, गुड। ओके, तो आगे क्या सभी? कोई रह गया अभी? शर्मा जी रह गए। ठीक है, तो अपन गुड स्टार्ट मॉर्निंग सर। कर। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? यस सर। हाँ, तो अपन ने लास्ट क्लास में प्रेशर कैलकुलेशन देख लिया था, और प्रेशर कैलकुलेशन से रिलेटेड 2 बढ़िया से प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ठीक है। क्या होता है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर? आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है? हाँ भाई बोलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है क्या? आप पढ़ा है। पढ़ा है, तो उसमें ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह आप लोगों को पता होगा। कैसे कि जब भी कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करता है तो वो ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। रोटेट नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाता है। ऐसा ही है ना? इनएक्टिव। तो जिस एंगल से वो रोटेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन। रोटेशन, हाँ। तो जब हम इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर की बात करेंगे तो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर होता है C6, सॉरी,
शुगर है ना, C12H, हाँ C12H22 C12H22O11। तो इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर, तो ये आपको देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो एक ग्लूकोज बनता है और दूसरा क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है, फ्रुक्टोज। बनता है ना। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप इनका एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू भी पढ़ोगे। तो जो आपका ग्लूकोज है वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी? जो प्लेन सर जो लेफ्ट साइड घूमता है सर। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, लेफ्ट हैंड राइट साइड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जो फ्रक्टोज फॉर्म होता है वो लेवियो रोटेटरी होता है लेवोलेटरी ना। और ग्लूकोज का Yes, जो sir. एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो शायद 52 डिग्री के आसपास होता है, और फ्रक्टोज का जो होता है वो -92 के आसपास होता है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन बात करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ग्रेटर एंगल ऑफ रोटेशन की, Yes, नेगेटिव sir. साइन है साथ में। तो इनिशियली सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, वो लेवियो रोटेटरी हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। यानी क्या हो गया, पहले वो सॉल्यूशन, हाँ पहले सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, अब सॉल्यूशन कैसा हो गया, लेवियो रोटेटरी हो गया। लेवोलेटरी। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नहीं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर है? तो यहाँ तक नोट कर लो। तो अब इस केस में ये भी जो रिएक्शन होती है कौन सा काइनेटिक फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। लिख लेना, दिस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसके लिए जब आप निकालोगे तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पे कि एंगल ऑफ रोटेशन जो आता है थीटा, वो आता है स्पेसिफिक रोटेशन इनटू कंसंट्रेशन इनटू एल। एल मतलब होती है लेंथ, ठीक है, लेंथ एल लेंथ है। ये आप लोगों ने आइसोमेरिज्म चैप्टर के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है, जहां पर ये क्या होता है, ये हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है। लिख लेना अगर नहीं पता है तो, स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर Yes, एलएचएस में, sir. हाँ क्या बोल रहे हो? एलएचएस में क्या है वो कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन? एलएचएस में ये थीटा, हाँ एंगल ऑफ रोटेशन। सी कंसंट्रेशन है, एल आपकी लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब है जिसमें कि आपका सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। तो आपका जो सोल्व करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो आता है KT इक्वल टू 2.303 log base 10 R नोड माइनस R इंफिनिटी डिवाइडेड बाय R नोड माइनस RT माइनस R इंफिनिटी डिवाइडेड बाय RT माइनस R इंफिनिटी, ठीक है। जब भी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आप से पूछा जाए तो आपके माइंड में सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला आना चाहिए वो ये निकल के आना चाहिए, KT इक्वल टू होता है 2.303 log base 10 R नोड माइनस R इंफिनिटी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं कि ये R नोड क्या हो गया, है ना, R इंफिनिटी क्या हो गया और RT क्या हो गया। तो लिखो इसमें, where R infinity, where R infinity is angle of rotation at infinite time। infinite time मतलब जब रिएक्शन क्या हो गई है, क्या हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कंप्लीट होने वाली है। यस सर। हाँ, R नोट क्या हो गया,
एंगल ऑफ रोटेशन इनिशियली प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन इनिशियली प्रेजेंट हो गया। और उसके बाद आरटी, तो आरटी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी। ठीक है, तो ये वैल्यूज होती है। क्वेश्चन जब आपको देगा तो इनफाइनाइट टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या है वो आपको दे रखा होगा, इनिशियल टाइम पे क्या है वो आपको दे रखा होगा, और टी टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या है वो आपको दे रखा होगा, और कुछ भी पूछा होगा के या टी में से, या उल्टा होगा कि कोई एक अननोन यहाँ पर दे दिया जाएगा, बाकी सारे पैरामीटर आपको दे दिए जाएंगे। अब देखो बहुत सी बार सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या करता है, वहां पे एक वर्ड लिख देता है कैलकुलेट द टाइम, है ना, इस यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना, टाइम एट विच solution become optically inactive, at which solution become कैसा, optically inactive, optically inactive। ओके। तो क्या मीनिंग है इससे, इससे मतलब ये है कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा उस केस में, टी टाइम का वो जीरो हो जाएगा। इनएक्टिव, जब सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको उस केस में आर टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, Yes, sir. क्वेश्चन में जीरो पुट करनी है, नोट कर लो। ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। हो गया नोट। सर लेकिन ये तो सर स्पेशल केस में आता है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में आता है ना सर, इन्वर्जन हाँ, ऑफ शुगर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में आता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है वो भी अपन समझेंगे आगे। ठीक है, तो है तो फर्स्ट ऑर्डर ही, मतलब हम तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, Yes, तो sir. फर्स्ट ऑर्डर ही, हाँ फर्स्ट ये ऑर्डर सर, मान हाँ के चलो। नेक्स्ट लिखिए। सर टी टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन जीरो हो गया तो इन्फिनिटी पे भी जीरो ही रहेगा ना? नहीं, ऐसा थोड़ा है, एंगल ऑफ रोटेशन कब जीरो होगा, जब इसने लेट से थीटा डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया, जो भी अमाउंट बना, है ना, और इसने थीटा हाँ। डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि रिएक्शन पूरी खत्म हो गई है। हो सकता है कुछ ग्लूकोज भी बचा, तो थीटा डिग्री से ये भी क्या कर रहा हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, तो इन दोनों का जो एडिशन है, ये प्लस ये मिलके किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो उस समय एंगल ऑफ रोटेशन जीरो। भाई इसको ऐसे समझो, लेट से जो शुगर है उसका एंगल ऑफ रोटेशन है 40 डिग्री क्लॉकवाइज, और जो ग्लूकोज बना उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 50 डिग्री क्लॉकवाइज, तो टोटल एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ इन दोनों की वजह से 92 डिग्री क्लॉकवाइज। अब लेबोरेटरी जो बना है उसी केस में उसका ही माइनस 92 डिग्री सेल्स एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ओवरऑल एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया सॉल्यूशन का, जीरो। जीरो हो गया। तो इस केस में हम बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो उस केस में रिएक्शन यस थोड़ा कंप्लीट हुई है, रिएक्शन यस कंप्लीट होगी वो टाइम इन्फिनिटी टाइम के लिए। हाँ यस यस। ठीक, चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, और ब्रैकेट में लिख लेना टाइट्रेटेड विद एनएच। किससे टाइट्रेट करा रहे हैं इस सॉल्यूशन को, विद एनएच। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हो तो एस्टर क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, C2H5 अपन ने लेट से एस्टर ले लिया, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर है। अब यहाँ पे दो केस आते हैं, केस वन है कि वो बेसिक मीडियम में हो रहा है हाइड्रोलिसिस, या केस टू है कि वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ये
थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिख लेना। और अगर बेसिक मीडियम में हो रहा है तो वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यस सर। तो ये डिफरेंस याद रखना। तो हम यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो क्या बनने वाला है। क्या बनेगा भाई बताओ? एसिड प्लस अल्कोहल, यस सर। यस सर। C2H5। तो ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये क्या होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? एप्लीकेशन के बाद अपन समझेंगे। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखो हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं, और साथ में हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो एसिटिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है। तो ये तो हमारा वीक एसिड है, और ये पूरा का पूरा H प्लस मीडियम है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। अब जब हम NaOH के साथ टाइट्रेट कराएंगे तो NaOH के इनिशियली किसको न्यूट्रलाइज करेगा? H प्लस को या एसिटिक एसिड को? हाँ भाई, किसको न्यूट्रलाइज करेगा NaOH? सर वीक एसिड को पहले कर देगा सर। वीक एसिड को पहले करेगा या स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड बेस स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा सर सूडोनॉल। यस सर। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी। तो यानी मान लेते हैं कि NaOH का जो वॉल्यूम है जो कि H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा वो V नोड है। V नोड क्या है? वो वॉल्यूम है NaOH का जो कि किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है? H प्लस। ठीक है, और H प्लस एंड एसिटिक एसिड दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए टोटल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो है V इंफिनिटी। तो V इंफिनिटी क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज H प्लस एंड एसिटिक एसिड बोथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो क्या बोलोगे आप? V इंफिनिटी माइनस V नॉट, यस सर। नॉट। यस सर। है ना? तो ऐसे ही टी टाइम पे जो वॉल्यूम लगा है जो कि H प्लस को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, कुछ एसिडिक एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो हो गया VT। तो अब VT तक क्या हुआ कि H प्लस तो पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है और एसिटिक एसिड का कुछ वॉल्यूम भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो कितना वॉल्यूम और रिमेनिंग है न्यूट्रलाइज होना? अगर मैं आपसे पूछूं रिमेनिंग वॉल्यूम which is now remaining in for neutralization, तो VT न्यूट्रलाइज हो चुका है, रिमेनिंग टोटल न्यूट्रलाइज होना था V इंफिनिटी, तो रिमेनिंग कितना होगा? V इंफिनिटी माइनस VT। माइनस VT। वी इन्फिनिटी माइनस बस, VT। तो ये इनिशियल बोल दो, है ना? यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनोड हो गया। ये रिमेनिंग बोल दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं KT इक्वल टू 2.303 log base 10 V infinity minus V naught divided by V infinity minus V। लिख सकते हैं ना? यस सर। तो ये नोट कर लो, ये हमारा क्या हो गया? यस सर। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। किसके लिए? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, जिसको हम NH के साथ क्या कर रहे हैं? टाइट्रेट कर रहे हैं फर्दर। तो NH क्या करेगा? एसिडिक एसिड बेस रिएक्शन करेगा, इनिशियली H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा और बाद में एसिडिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, तो लिख लेना where V infinity is the total volume required। लिखे? यस। V infinity is यस सर। total volume required total volume required to neutralize। हाँ हाँ भाई, क्या लिखूं? टू न्यूट्रलाइज H प्लस एंड एसिटिक एसिड कंप्लीटली। क्लियर है? यस सर। और VT क्या हो जाएगा? V नोट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज
H plus. H प्लस, ठीक है। VT क्या हो जाएगा? वॉल्यूम यूज्ड, हाँ, VT इज व्हाट? वॉल्यूम यूज टिल टाइम t to neutralize H plus and एसिटिक एसिड। क्लियर है? यस तो ये हमारे कुछ Yes, पॉइंट्स sir. हैं। यहाँ पर V नोड क्या है, V इंफिनिटी क्या है, ये सब आप लिख लो। हो गया? ये थर्ड एप्लीकेशन है। फोर्थ लिख लें? लिखो फोर्थ एप्लीकेशन, हटा दूं? यस हाँ, decomposition of H2O2, decomposition of H2O2, decomposition। सर आपने वो बेसिक मीडियम का नहीं बताया सर, बेसिक सेकेंड ऑर्डर मीडियम में बता रिएक्शन दिया का। ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। सर ने टू ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन किस में होगा सर? वही प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है, चाहे अच्छा एसिडिक सर, मीडियम, तो प्रोडक्ट सेम फिर है, उसको बस डिफरेंस कैसे आता है सर, ये नहीं सर? वहां पे H माइनस RDS में पार्टिसिपेट करता है, अच्छा। ठीक है। SN1 SN2 पढ़ा है ना, यस सर, यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस सर, ऑर्गेनिक। हाँ, तो उसी से आपका ऑर्डर डिफरेंस हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो आपको पता है कि H2O2 कैसे डिकम्पोज होता है। H2O2 डिकम्पोज होके क्या देता है? H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस मिक्सचर को टाइट्रेट करा रहे हैं, किसके साथ? KMnO4 के साथ। लिख लेना, टाइट्रेटेड विथ KMnO4। अब जब टाइट्रेट करा रहे हैं तो इसके लिए देखो जो एक्सप्रेशन आता है, KT इक्वल टू आता है 2.303 log base 10 V नोड बाय VT आता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर V नोड क्या है? V नोड क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम है किसका, या यूं बोल दो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन। लिख लेना, V नोड इज टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, किसका टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? ऑफ KMnO4 फॉर टाइट्रेशन, ठीक है। हो गया? ऐसे VT क्या है? यस सर, VT इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड एट टाइम t। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम जल्दी से, ये नोट कर लो। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दे दूं? लिखो, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, A gives B plus C, और इसने दे दिया आपको एक डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा दिया है? यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है। टोटल प्रेशर किसका? ABC का। टाइम है T, जब टाइम T है तो टोटल प्रेशर आता है P2, जब टाइम इंफिनिटी है तो टोटल प्रेशर आता है P3, ठीक है। आपको क्या करना है? KT का एक्सप्रेशन निकालना है, वही P2 और P3 के टर्म्स में। समझ में आया? अरे बोलो क्वेश्चन। यस सर, चलो, आपको यस सर, दिए हाँ। मैंने 3 मिनट दिए, 3 मिनट शांति से करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं।
हाँ भाई हो गया। यस सॉल्व हो गया क्या? हाँ शिवम नेट इशू कर रहा है। चलो सॉल्व करें क्या या ट्राई कर रहे हो? कर दें सॉल्व? नहीं बन रहा? यस सर। किसी से नहीं बना? चलो देखो अब सिंपल सा है। पूर्णिमा अपन से नहीं बना, आशीष जी नो सर। नो। ओके तो देखो सर कैसे P2 minus P3 में PT आ रहा है सर। KT KT दोबारा is equal बोलो। to 2.303 log P2 में। अच्छा चेक कर लेना। सर KT is equal to 2.303 log सर। हाँ चेक कर लें। सर चलो देखते हैं आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। कहाँ गड़बड़ की आप लोग चेक करना। तो अपन क्या करेंगे, अपन वही रिएक्शन लिखेंगे कैसे, ए गिव्स बी प्लस सी। अब देखो इनिशियल प्रेशर इसने नहीं दिया है तो मैं क्या करता हूँ इनिशियल प्रेशर मान लेता हूँ पी नोट, बाद में उसे इनके टर्म्स में ले आऊंगा तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो टी इक्वल टू यस। टी पे पी नोट में से लेट से पी गया तो इसका पी फॉर्म होगा और इसका भी पी फॉर्म होगा। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी भी उसने बोला हुआ है तो ये जीरो बचेगा, इसका पी नोट बनेगा और इसका पी नोट बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नो सर। नहीं है? अब उसने बोला कि इन्फिनिटी पे जो टोटल प्रेशर है वो P3 है तो इन दोनों का एडिशन यानी 2 P नोट इक्वल टू P3 आ गया। आ गया तो देखो यहाँ से P नोट क्या आया, P3/2। बाई 2। तो ये तो एक हमारे को P नोट जो अननोन था वो मिल गया। अब इसने T इक्वल टू टी टाइम पे टोटल प्रेशर क्या बोला है, वो P2 बोला है। तो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे ना, यस जब इन सर। सबको ऐड करोगे तो क्या हो यस सर। जाएगा, कर दो ऐड, कितना आ रहा है P2 इक्वल टू, करो भाई। तो P2 इक्वल टू P नोट प्लस P आ गया यस सर। यस है ना। सर। तो यहाँ से हम P निकाल लेते हैं तो P क्या आ गया मेरे पास, P आ गया P2 माइनस P नोट और P नोट की वैल्यू रख रहा हूँ P3/2 कर दिया। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है कि मेरे को तो ये P नोट माइनस P रखना होता है वहां पे और P नोट रखना होता है, ऐसे ही रखना होता है। तो देखो KT इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ln इनिशियल प्रेशर P नोट अपॉन T टाइम पे उसका प्रेशर P नोट माइनस P, ऐसे ही होगा, वैल्यूज रख दो दोनों। तो ln P नोट की जगह क्या रखूंगा मैं, P3/2 और इसमें क्या रखूंगा P नोट माइनस P की जगह क्या लिखूंगा P2 माइनस P3/2, ये लिखेंगे। यस यहाँ भी सर। लिख दो P नोट की जगह P3/2। अब सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है ln ये P3/2 में नीचे ले आता हूँ और देखो ये P3/2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा P3/2 तो P3 बचेगा, यस सर। माइनस P2 रहेगा। ये यस सर। हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब बताओ कहाँ गड़बड़ थी इसमें, कहीं गड़बड़ थी? तो मेरे पी निकालने में गलती थी। अच्छा P निकालने में अपनी गड़बड़ हो गई। हाँ भाई आशीष जी अपनी कहाँ हुई? ये सर मैंने T इन्फिनिटी नहीं किया था सर, मैं T पे ही निकाल दिया सर। T अच्छा 0 पे और T T पे निकाल दिया सीधे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आप कुछ क्वेश्चंस कर लें, अपन ने काफी थ्योरी पढ़ ली है अभी तक। यस सर। यस कर सर। ली हाँ है, चलो लिखो। सिंपल से क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग क्या कर पाओ, आंसर कर पाओ। लिखो
द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, हटा दो ना ये तो सब नोट हो गया। Yes, sir. यस सर। द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, रिएक्शन है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 is 4 into 10 raised to the power minus 5 second inverse. If rate of reaction is 4.8 into 10 raised to the power minus 5 molar second inverse, then calculate concentration of N2O5. क्वेश्चन क्लियर है? रिपीट करना है? दोबारा बोल रहा हूँ, द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 is 4 into 10 raised to the power minus 5 second inverse. If rate of reaction is 4.8 into 10 raised to the power minus 5 molar per second, calculate concentration of N2O5. हाँ भाई, हो गया सॉल्व? देखो, चलो नहीं समझ पा रहे कैसे सॉल्व करना है, देख लो, देख लें एक बार, डिस्कस कर लें। अमीशा जी अपना कुछ आंसर।
सर कर रहे हैं। इतना इतना लंबा क्वेश्चन ही नहीं है, 30 सेकेंड वाला सॉल्यूशन है। सर एक बार गलत हो गया सर तो दोबारा 1.5 तो आ रहा है सर ऐसे। 1.5 आ रहा है रॉन्ग। चलो देख लो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, पहले तो ये बता कैसे पता पड़ेगा कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। अपन ने इतने सारे मेथड पढ़े, उनमें से कौन से मेथड से ऑर्डर पता पड़ेगा। पहला जो है 4 × 10⁵ सेकंड इन -1 वो तो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर जो रेट हाँ, कौन सा? क्योंकि देखो के की यूनिट से जा रहे हैं, सेकेंड इनवर्स दे रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम रेट का एक्सप्रेशन क्या ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 1। यस सर। अब रेट क्या यस दिया हुआ है, रेट दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁵ के दिया है 4 इंटू 10⁻⁵ निकालना क्या है, N2O5 ही तो निकालना है। अब बताओ क्या टफ क्वेश्चन था क्या, N2O5 2 ना होगा पावर में? कैसे हो जाएगा, देखो N2O5 हो जाएगा 4.8, इससे तो मैंने ये उड़ा दिया, कैंसिल आउट हो गया, अपन 4 इक्वल टू N2O5 कितना होता है ये शिवम, 4 से 1.2 टाइम्स कट रहा है ना ये, तो कितना आ गया N2O5 की कंसेंट्रेशन 1.2 मोल पर लीटर। बोलो अभी कोई डाउट। हाँ शिवम, सर वहाँ पे वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का लिख देते हैं। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों लिख दोगे, यहाँ से देखो ना ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो आपको बताया अच्छा ना हाँ रेट लो यूनिट। एक्सप्रेशन में यस स्टैचोमेट्रिक अच्छा कोफिशिएंट हाँ नहीं हाँ आता है। यस यस सर। चलो एक और कर लें यस सर, ये गड़बड़ी। आज, यस सर हाँ। कोई बात नहीं, अभी क्लियर सभी को, पाटिल साहब, शर्मा जी। यस सर। यस सर। ठीक है गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, for the non-equilibrium process A plus B gives product P for the non-equilibrium process A plus B gives product P, the rate is first order। आपको रेट कैसा दे दिया है अभी, फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है, रेट इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, with respect to A and second order with respect to B। अब देखो A और B दोनों के रेस्पेक्ट में उसने रेट दे दी है, ठीक, बड़े आगे। If 1 mole each of A and B are introduced, यानी A के भी उसने कितने मोल इंट्रोड्यूस किए हैं 1, और B के भी कितने इंट्रोड्यूस किए हैं 1। If 1 mole of A and B are introduced into 1 liter container, and initial rate is 1 into 10⁻⁻² mole per liter per second, calculate the rate when half of the reactant have been used, when half of the reactant, क्वेश्चन क्लियर है अभी सभी को, have been used, अभी तो कोई गलती नहीं होगी ना, क्लियरली इस बार तो क्वेश्चन में भी दे दिया क्या लेना है। यस। चलो सॉल्व करो जल्दी।
सर 8 into 10 power minus 2. 8 into 10 raised to the power minus 2, ये एक ऑप्शन मेरे पास है, चेक करेंगे। और कुछ आंसर किसी का? नहीं है? सर ये सुबह 3 ही क्लास होती है ना, शाम को नहीं? कौन सी क्लास? नहीं 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 होती, शाम को कोई क्लास नहीं होती आपकी। कल शाम को मेरी क्लास शो कर रहा था क्या आपको? हाँ मुझे शो कर रहा था। अच्छा, यस सर। मेरी अपनी मॉर्निंग में ही होती। सर मेरा आंसर आ रहा है 1.25 into 10 to the power -3. -3, वेरी गुड। एक ऑप्शन मिला मुझे 1.2 into 10 raised to the power -3। और कुछ? तो 4 into 10 raised to the power -2। आपको थर्ड ऑप्शन मिला 4 into 10 raised to the power -2। और कुछ नहीं है? मेरा 1.5 करीब करीब आ रहा है सर, 1.5 into 10 to the -3 आ रहा है सर। ओके, चलो 4 ऑप्शन तो मुझे आप लोगों से ही मिल गए, तो देखो ऑप्शन देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? आप डिस्कस कर लें? यस सर। तो देखो डिस्कस कर लेते हैं, Yes, sir, हाँ। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग रेट का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इनिशियल रेट कितना है? 10 रेज़ टू द पावर -2 है। K यहाँ पे अननोन है। इनिशियल कंसेंट्रेशन A की कितना है? 1 है, 1/1 मोल 1 वॉल्यूम 1, तो कंसेंट्रेशन 1 आ गई, पावर 1, B की भी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया? K इक्वल टू कितना आ गया? 10 रेज़ टू द पावर -2 आ गया। आ गया? बोलो भाई। यस सर। अब K Yes, हमारे sir, हाँ। पास आ चुका है, तो अब हमें रेट निकालनी है फाइनल, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए? A की भी हाफ हो जाए यानी 0.5 हो जाए, और B की भी हाफ हो जाए यानी 0.5 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। और B की पावर कितना है यहाँ पे? 1 है, 1 हाफ है या 2 है? B की पावर यहाँ पे 2 है, सेकेंड ऑर्डर है ना। तो K की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो K की वैल्यू कितना रखोगे जो आपने निकाली? 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25, यही होता है। अब कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो देखो ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर -5, मैंने ये पॉइंट्स हटा दिए सारे, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये सब है। और 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, तो 1.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 आ रहा है, जो कि किसका करेक्ट हुआ? ये बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी उन्हें क्या गलती करी समझ में आता है? यस। क्या गलती करी भाई? यस सर। आना चाहिए था ना, सिंपल क्वेश्चन था। आशीष क्या गलती हुई अपन से? कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन। पाटिल साहब? सर वो मैंने RI बाय RT डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अच्छा। शिवम? शिवम कनेक्टेड है? यस सर। हाँ, बना था या गलती हुई थी? सर वो लास्ट में गलत कर दिया। कोई बात नहीं, चलो अभी सबको क्लियर हुआ, लेकिन बड़े आगे। यस सर। यस यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। क्या किया था आरएनएस ने? एक इक्वेशन दी थी। क्या इक्वेशन दी थी? हाँ भाई, क्या इक्वेशन दी थी? R is equals to K। हाँ। कुछ तो कुछ तो था, क्या था? कुछ तो याद नहीं आ रहा। यस अमीशा, क्या इक्वेशन थी वो? E to the power RT सर कुछ तो वैसा। K is equals to K is E equals A to की पावर E E to the minus power E RT। A by RT। अच्छा, ये था K इक्वल टू A
इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए हाँ। अपॉन आर। RT। यानी RT। रेट Yes, कांस्टेंट sir. आपका जो है हाँ। वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है उसके लिए उसने क्या किया था, रिलेशन डिराइव किया था। यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को दिख रही होगी ई ए, क्या बोलते हैं इसे? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। Activation. Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में पढ़ लें, लिख लेना ये ई है एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, ए क्या कहलाता है? आरएनएस पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। Yes, sir. हाँ, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, लिख लो इनके नाम। या फिर आरएनएस पैरामीटर। ठीक है, ये सब किसके नाम है? ए के नाम है। तो ये जो इक्वेशन है ये आरएनएस ने दी थी। अब यहाँ पे उसने एक टर्म यूज किया था एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको समझ लेते हैं, समझे? तो हेडिंग डालना एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? लेट्स से इसको एक सिंपल से ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेशन का। क्या मतलब है इसका? इस एक्सेस पे मैंने एनर्जी ले ली वाई एक्सेस पे, और इस एक्सेस पे मैंने ले लिया रिएक्टेंट से वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी एक तरफ रिएक्टेंट रहेगा और एक तरफ प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो आपको पता है No, कि sir. हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या ये रिएक्ट करके रूम टेम्परेचर पे पानी बना रहेंगे? अगर ये बना No. रहे होते तो एटमॉस्फेयर में जितने भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सारी कंज्यूम होके पानी में कन्वर्ट हो चुकी होती। एम आई राइट? है ना? तो इनके बीच में Yes, sir. रिएक्शन नहीं Yes, हो sir. रही है, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में। लेकिन रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी होगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी होगी, यानी हर रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो लेट्स से मान लेते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है यार, इसकी भी खुद की कुछ एनर्जी होगी। तो ये जो एनर्जी है ये क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक इनको पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जहां पर जैसे ये पहुंच जाएंगे वहां पर ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही रिएक्टेंट को एक पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर अगर रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो गई, पहुंच गई, तो वहां से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, इसे हम बोलते हैं इनकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट की खुद की कुछ एनर्जी आएगी, एनर्जी रिलीज करेगा। तो प्रोडक्ट की ये जो एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और अगर रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है तो ये जो आपको बैरियर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसे क्या बोला जाएगा? इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाएगा, किसका? प्रोडक्ट का। तो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? तो पहले इतना डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखाता हूँ इस यहाँ से आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें लिखना है। बन गया डायग्राम? हाँ भाई बोलो जल्दी से, ड्रॉ हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. बन Yes, गया। sir. हाँ पूर्णिमा बोलो। बन गया। बन गया। तो हेडिंग डालो एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी में लिखो, इट इज द
extra amount of energy required for reactant molecule. It is the extra amount of energy required for reactant molecules to convert into product. It is the extra amount of energy required for reactant molecules to convert into क्या? Product. प्रोडक्ट It is the extra amount of energy required for reactant molecules to convert into product. लिखा? ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ना, जो अगर इनको मिल जाए तो ये क्या हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. यस सर अच्छा, अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. नाम सुना है थ्रेशोल्ड एनर्जी का? है ना, सुना ही होगा. यस सर, तो नेक्स्ट फोटो हेडिंग, इलेक्ट्रिक. यस सर हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालो, थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी तो समझ में, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी जो कि हाँ ये extra amount of- मिनिमम एनर्जी जो प्रेजेंट रहती है सर उसमें. हाँ, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. मिनिमम रहती नहीं है, मिनिमम जो और रिक्वायर्ड है, जिसको कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पॉजेस कर लें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. प्रोडक्ट. है ना. अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो देखो ये इतनी एनर्जी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बिल्कुल स्क्रैच यानी जीरो से लेके यहाँ तक की जो टोटल एनर्जी है, ये एनर्जी कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी. समझ में आया? अरे बोल दो. यस सर तो लिखो इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी required for reactant molecule. It is the total amount of energy required for reactant molecule to convert into product. To convert into product. क्लियर हुआ? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर हम लिखना चाहें तो किस किस के एडिशन के इक्वल लिखेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एंथैल्पी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. कैसा लिख सकता हूं? अरे बोलो. Yes, sir. यस सर. यहाँ तक लिख लो. यस सर लिख सकते हैं. हाँ हाँ तो लिख दो. नोट कर लो. हो गया नोट? Yes, sir. यस सर. यस सर तो समझते हैं इसके बारे में थोड़ा. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर है ना. अब देखो हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक. तो दोनों के लिए जो एंडोथर्मिक. हाँ दोनों के लिए जो ये ग्राफ है वो कैसे निकल के आएगा, तो दोनों के लिए ग्राफ भी समझ लेते हैं. तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है. नेगेटिव आता है सर. यानी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है लॉस हो रही है. लॉस हो रही है. तो अब इसको लॉस हो थोड़ा रही है. ग्राफिकली रिलीज हो रही है सर. हाँ इसको हम ग्राफ से समझ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक अगर होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा तो उसका ग्राफ कैसे होगा. राइट. तो लेट्स से ये रिएक्टेंट की एनर्जी
है ना। और एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की होगी ज्यादा सर। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। रिएक्टेंट की। हाँ, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। देखो ये क्लियरली दिख रहा है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये छोटा सा जो दिख रहा है ये एनर्जी ऑफ क्या है, प्रोडक्ट है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, है ना। इसको चलो और अच्छा सा बना देते हैं आपको, आपके समझने के लिए इसको मैं और सही कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक। तो ये तो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल एनर्जी है। ये क्या हो गया, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, है ना। अब और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज द एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा एच क्या है, इट इज द एनर्जी डिफरेंस, यही है। ये एनर्जी डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा एच कहलाएगा। डेल्टा और एच डेल्टा एच को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा एच आता है हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखो माइनस रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट। हाँ यस रिएक्टेंट की सर। एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो डिफरेंस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। यानी नेगेटिव। ये हमारा डेल्टा एच का नेगेटिव। ग्राफ है, यस सर। ठीक है। इस एक्सेस पे मैंने क्या लिया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिया, यहाँ मैंने रिएक्शन प्रोग्रेशन ले लिया। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लियर। अब अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो डेल्टा एच क्या लिखूंगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ना, और ये हाँ। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। बोलो तो क्या लिखा जाए, बोलो जल्दी। नेगेटिव चाहिए ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हाँ सर, तो रिएक्टेंट माइनस, प्रोडक्ट माइनस माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ही होगा सर। नहीं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में माइनस ये रिएक्टेंट। एक्सप्रेशन उल्टा हो जाता है, क्लियर। अरे समझा कि नहीं समझा, समझे सिर्फ सर। बोल दो, समझा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो उसको। तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हो गया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव आता है। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा आ जाता है भाई, पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव। अब डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो बनाते हैं ग्राफ, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। जब एनर्जी दोगे तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। कम होगी। कम हो गई। तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ये जो वैल्यू आई ये क्या है, दिस इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आ गया। और ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है। तो देखो अभी डेल्टा एच तो यही होगा ना, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का डिफरेंस, ये आपका डेल्टा एच हो जाएगा। कैसा आ रहा है डेल्टा एच, अगेन वही लिखा जाएगा डेल्टा एच क्या, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे कैसा आया, किस कौन सी एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की की ज्यादा है ज्यादा सर, है। पॉजिटिव आएगी। हाँ तो ये कैसा आ जाएगा, ये देखो पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। और जब आप एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट माइनस माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो देखो वो माइनस भी प्रोडक्ट। पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है। यस तो ये सर। हाँ हमारी हाँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हो गया, ड्रॉ कर लेना फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया सभी का नोट? यस करा जाए डिस्कस। यस सर। हाँ अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर, एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर। यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाम सुना है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? हाँ क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? वो सर तो मतलब जितना एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दी तो हाँ मतलब उससे पूरे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं होते एट द सेम टाइम, अच्छा, वो Okay. बैरियर एनर्जी ऐसा कुछ तो भी था। तो देखो हेडिंग डालो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दोनों ग्राफ नोट हो गए सभी के? Yes, sir. यस सर। अब आगे अपन दोबारा समझते हैं। लेट्स से हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, है ना। हमारे पास जो रिएक्शन है वो है अब A2 प्लस B2 गिव्स ट्वाइस A, यानी A और B आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? AB फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? A और A के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और यहाँ पर क्या है? A और A के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, B और B के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अगर इन्हें AB में कन्वर्ट होना है तो इनिशियली क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ये समझ में आता है? Yes, sir. तो इनिशियली रिएक्टेंट की यस सर। एनर्जी इतना है ना। हमें इतना एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी अगर अपन इसको प्रोवाइड करा दें, इतना एनर्जी अपन इसको क्या करा दें? प्रोवाइड करा दें, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ऐसी स्टेट आएगी जिसपे A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं सर आप? हाँ, नहीं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे भी बात कर रहे हैं और अच्छा। ट्रांजिशन स्टेट भी समझाना। B और B के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होता अच्छा। हुआ दिखाई देगा, है ना। A और B के बीच का बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो स्टेट आती है इसे हम कौन सी स्टेट बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। यस सर। कोई डाउट? क्या मैं ये बोल सकता हूँ नो कि सर। इस टाइम पे आपका जो भी ये कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट हो चुका है प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए? हाँ ये सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने यस सर। दी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया अभी? तो इतना ड्रॉ करो, फिर लिख यस लेते हैं। सर। कर लो, कर लो। तो सर इसको अनस्टेबल स्टेट इस चलते बोलते कि ट्रांजिशन स्टेट होता है इस चलते सर? मतलब ट्रांजिशन स्टेट ही बोलते हैं इसे तो अपन। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो वो बताओ। यस आशीष। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों ज्यादा बोलते हैं? क्योंकि सर ये क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनती है। भाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो नए बॉन्ड भी तो फॉर्म करेगा वो, तभी तो स्टेबल बनेगा, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। यस, अभी भी कोई अच्छा डाउट है? इसलिए मतलब इस सेंस में सर? हाँ, इस सेंस में बोलते हैं। सर मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को ही एक्टिवेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाँ, मैं बोलेंगे। लिखा देता हूँ, मैं लिखा देता हूँ। लिखे एनर्जी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यहीं पर हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। तो यही स्टेट हमारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाती है। तो लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट? ये इंटरमीडिएट है हमारा, जहाँ पे पुराने बॉन्ड क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ये भी लिख लेना। फॉर्म हो रही है सर। हाँ, इंटरमीडिएट। The energy required to form this intermediate is called, जो इंटरमीडिएट है उसे हम बोल रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। The energy required to form this intermediate called activated complex. इंटरमीडिएट को क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एंड यहां तक लिख लिया, कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
is known as activation energy. Yes, sir. Is known as एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो एनर्जी आप इसको दे रहे हो इस इंटरमीडिएट को फॉर्म करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये एनर्जी कहलाती है आपकी एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये क्या होता है, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, लिख लेना यहाँ से रो बना के लिख लेना, दिस इज अनस्टेबल क्या, इंटरमीडिएट। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे टर्म्स और यूज होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, है ना, और तो लिखे हैं देखो सारे टर्म्स। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट? हाँ भाई, हेडिंग डालो टेम्परेचर कोफिशिएंट टीसी। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करता हो वैसे वैसे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। कोलिजन इंक्रीज होता है। हाँ, कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट इंक्रीज होगी, राइट। तो यस। Yes, हमने sir. जनरली ऐसा देखा होगा कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से क्या करें, इंक्रीज करें, तो जो रेट है वो क्या हो जाती है, डबल। डबल हो जाती है। तो एक नोट करके लिख लो। Double रहती है, yes, sir. हाँ, नोट करके लिखो। When temperature of any reaction is increases by, when temperature of any reaction is increases by 10 degree Celsius, when temperature of any reaction is increases by 10 degree Celsius, rate of reaction, when temperature of any reaction increases by 10 degree Celsius, rate of reaction become double, हो जाता है, ठीक है, ये तो सभी को पता है। यस सर। तो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट व्हिच डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी एक रेट कांस्टेंट है जो कि T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, अपॉन एक रेट कांस्टेंट है जो कि सिर्फ T डिग्री सेल्सियस पे है। तो इन दो रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, नोट कर लेना। इन दो रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो क्या लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ये लिखोगे ना। इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, हो गया नोट? यस सर। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अपन थोड़ा सा पहले क्या करें, इसी रिएक्शन आरएनएस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म को समझ लेते हैं। समझा जाए? यस Yes, sir. तो ये सब हटा देता हूं मैं। अब देखो आरएनएस इक्वेशन हमारे पास क्या है, आरएनएस इक्वेशन है हमारे पास k इक्वल टू a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए अपॉन RT। ठीक है, दोनों तरफ क्या करो, लॉग ले लो। लॉग क्या, ln लो, तो ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए अपॉन RT। ये बार हो गया। तो अब ये क्या हो गया है, देखो ये a इंटू बी हो गया। ln a इंटू बी को मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ ln a प्लस ln b से। तो ln a प्लस ln e रेज टू द पावर माइनस ए अपॉन RT। यही RT होता है ना? सर। ओपन कर दो, तो ये हो गया ln a, पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है, तो माइनस ए अपॉन ये बार प्लस ln ln e की वैल्यू क्या हो गई, ये तो 1 हो गया, बेस अगर सेम होता है तो हमारे पास यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई ln k इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन r इंटू 1/t। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है ln k वर्सेस 1/t के बीच में। तो ग्राफ कैसा आएगा, करो जल्दी से ड्रॉ। ln k स्ट्रेट लाइन वर्सेस आएगा सर। कैसा, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप? हाँ भाई बोलो जल्दी। स्लोप नेगेटिव आएगा माइनस सर m हाँ, नेगेटिव आएगा सर। ln k को मैं y मान लूंगा, है ना, हाँ और 1/t ln a को को मैं c x मान लूंगा, x मान तो लूंगा e बाय माइनस r a मेरा बार हाँ, यस सर। m m हो जाएगा, और ये मेरा c हो जाएगा। तो मेरी y इक्वेशन, इंटरसेप्ट यस, तो मेरी जो इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आई। तो जब मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो वो कैसा आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप। तो ये मेरा ग्राफ हो गया किस किस के बीच में, ln k वर्सेस 1/t के बीच में। नोट कर लेना, और ये भी इक्वेशन नोट कर लेना। नोट हो गया? यस तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? No, no. नो सर। चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि मान लेते हैं T1 इज द टेम्परेचर जिस पे रेट कांस्टेंट K1 है, एंड T2 इज द टेम्परेचर जिस पे रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है, राइट? तो उससे अब हम क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन डिराइव करना है। तो हमने क्या किया, T1 टेम्परेचर पे ये एक्सप्रेशन लिखा, T2 टेम्परेचर पे एक्सप्रेशन लिखा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या आएगा, ln K2 माइनस ln K1 तो इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ln A माइनस EA बाई R 1/T1, ये तो हमारा T2, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस ln A माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, अपन ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं। तो 1/ क्या हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। हो जाएगा? हेलो, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। तो देखो ln A से ln A कैंसिल आउट हो गया, और इसको ln A माइनस ln B को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ln A अपॉन B लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर आया माइनस ए हाँ। अपॉन आर, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा 1/T2, और वहां हो जाएगा -1/T1 हो जाएगा। माइनस को मैंने अंदर ले भेज दिया, और ln को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं लॉग में। तो ये हो गया 2.303 log बेस 10 K2 बाय K1 इक्वल टू EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2
क्लियर है ना। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या आ गया, यहाँ से आ गया log base 10 K2 by K1 इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जहाँ पे रेट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे K1 है और T2 टेम्परेचर पे K2 है। ये हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसे हम बोलते हैं वन ऑफ इक्वेशन, नोट कर लेना। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नोट कर लो, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना नो है, सर। वन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। हाँ भाई, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है सभी को? कर पाओगे इसके क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर, कर लेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर है। तो कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पढ़ेंगे और कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। यही बचा हुआ है अपने। Yes, sir. यानी कल अपना क्या होने वाला है, यस सर। हाँ चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, कॉलिजन थ्योरी, और किसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी देख लेंगे और कॉलिजन थ्योरी देख लेंगे। देन बचे हुए टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. तो आज इतना रखते हैं। हाँ बोलो। पूरा मॉड्यूल अपडेट कर देते हैं। हाँ मैं मॉड्यूल Yes, अपडेट sir. कर दूंगा, ठीक है ना। आज तो नहीं, कल तक आपको मॉड्यूल मिल जाएगा काइनेटिक्स का। तब तक आपने एक्सरसाइज और 2 एंड 3 कर लिया, मॉल एंड रेडॉक्स का। सर 3 क्या है? यस सर। 3 किया है सर, 2 नहीं किया है सर अभी हाँ तक। तो 2 भी कर लो। 3 में कोई डाउट है या बन गए? सर नहीं, 6 बन गए सर, 3 वाले तो बन गए पूरे। डिस्कस करना होगा तो कल बता देना, क्लास के बाद, मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद डिस्कस कर लेंगे। यस सर। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.